अध्याय 3 इटली 1871 से 1914। सन 1815 में संपन्न हुए वियना समझौते के अंतर्गत इटली की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करके उसे 8 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। इटली की राष्ट्रवादी जनता ने इस निर्णय के विरुद्ध सन 1815 के बाद एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ किया था। इस आंदोलन को मेज़िनी, कावूर तथा गेरिबाल्डी जैसे महान राष्ट्रभक्तों ने कुशल नेतृत्व प्रदान किया। फलस्वरूप सन 1870 में इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का महान कार्य संपन्न हो गया और इटली पुनः एक राष्ट्र बन गया। इसके बावजूद इटली की समस्याओं का अंत नहीं हुआ। 1815 से 1870 की अवधि में इटली के राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम में व्यस्त रहे थे। इसी कारण इस अवधि में उन्हें इटली की वास्तविक समस्याओं और कठिनाइयों का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सका था। किंतु सन 1870 में इटली का राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य पूर्ण होते ही इन समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया था। एकीकरण के पश्चात इटली की प्रमुख कठिनाइयां अथवा समस्याएं। सन 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाने के पश्चात वहां की सरकार को मुख्य रूप से निम्न समस्याओं अथवा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव। यद्यपि इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया था, तथापि इटली के विभिन्न राज्यों में उस समय तक राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकी थी। शताब्दियों से इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में प्रचलित शासन पद्धतियां, कानून, आर्थिक व्यवस्थाएं, सामाजिक परंपराएं, मुद्रा प्रणाली आदि भिन्न भिन्न थीं। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक स्तर की दृष्टि से इटली के उत्तरी व दक्षिण राज्यों में भी घोर असमानता व्याप्त थी। दक्षिणी इटली का क्षेत्र उत्तरी इटली की तुलना में सभी क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ था। इटली के विभिन्न राज्यों में संकीर्णता, क्षेत्रीयता तथा प्रादेशिकता की भावना विद्यमान थी तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का यथेष्ट विकास नहीं हुआ था। यद्यपि सन 1870 के पश्चात स्वतंत्र इटली में जनतंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना की गई थी, तथापि वास्तविकता ये थी कि केवल पिडमांट सार्डिनिया राज्य को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य की जनता को इस प्रकार की शासन पद्धति का अनुभव नहीं था। इस प्रकार इन राज्यों पर एकता का जो आवरण चढ़ाया गया था, उसमें राजनीतिक हितों के प्रति चेतना और राष्ट्रीय एकता की भावना का नितांत अभाव था। ऐसी विषम परिस्थिति में इटली में स्वस्थ और अनुशासित राजनीतिक जीवन का विकास तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास आसान कार्य नहीं था। पृष्ठ 27। नंबर 2, साक्षरता का अभाव। किसी राष्ट्र के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए वहां की जनता का शिक्षित होना परम आवश्यक होता है, किंतु दुर्भाग्यवश इटली में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 25% था, जिसे राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से किसी भी स्थिति में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के अभाव में इटली की जनता सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को न तो पूरी तरह समझ पाती थी और न उन समस्याओं के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार कर सकती थी। इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चलाए गए आंदोलन की अवधि में ही राष्ट्रीय नेताओं ने शिक्षा के महत्व को भली भांति समझ लिया था। मेज़िनी ने अपने जीवन काल में इटली के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को तैयार किया था। उसका मत था कि राष्ट्रीय शिक्षा के बिना किसी राष्ट्र का नैतिक अस्तित्व संभव नहीं है। इन सब प्रयासों के बावजूद इटली में 1870 तक शिक्षा की वांछित प्रगति नहीं हो सकी थी। नंबर 3, पोप की समस्या। सन 1870 से पूर्व रोम के राज्य पर पोप का एकाधिकार था। पोप लगभग 10 शताब्दियों से यूरोप की ईसाई जनता का धार्मिक गुरु माना जाता था तथा यूरोप में उसकी भारी प्रतिष्ठा थी। वह रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च अधिकारी था। किंतु सन 1870 में जब फ्रांस और प्रशा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, तो पिडमांट सार्डिनिया राज्य के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने अवसर का लाभ उठाते हुए रोम पर आक्रमण कर दिया। पोप भयभीत होकर भाग गया और रोम को इटली में सम्मिलित कर लिया गया।
इस घटना के फलस्वरूप पोप केवल अपने महल और चर्च का ही स्वामी रह गया था। सन 1870 के पश्चात पोप इटली राज्य और इटली की सरकार का कट्टर विरोधी हो गया था। उसने अपने कैथोलिक अनुयायियों को आदेश दिया कि वे इटली के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करें और इटली की सरकार के किसी भी आदेश को न मानें। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सन 1870 के पश्चात इटली में दो प्रकार के शासक उत्पन्न हो गए थे, एक लौकिक शासक और दूसरा धार्मिक शासक। इटली की अधिकांश कैथोलिक जनता ने पोप के आदेशों का पालन करते हुए इटली की सरकार के साथ असहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इस वातावरण ने इटली की सरकार के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया। नंबर 4, आर्थिक संकट। 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से हो जाने के पश्चात इटली की सरकार को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। एकीकरण के समय इटली के विभिन्न राज्यों पर जो ऋण था उसका पूरा उत्तरदायित्व इटली की केंद्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। इस प्रकार इटली की सरकार का अनुमानतः 160 करोड़ डॉलर का ऋण था। इसके अतिरिक्त सरकार के नवनिर्मित इटली राष्ट्र के सैनिक संगठन, सड़क, रेल आदि निर्माण कार्यों पर भी भारी धनराशि व्यय की थी। इस कारण राष्ट्रीय ऋण की मात्रा में वृद्धि हो गई। आगामी कई वर्ष तक इटली का राष्ट्रीय बजट घाटे में चलता रहा। जब सरकार ने इस घाटे को पूरा करने और आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से जनता पर कर लगाना प्रारंभ किया, तो सरकार के इस कदम के विरुद्ध इटली वासियों में तीव्र असंतोष फैल गया। नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। इटली की बढ़ती हुई जनसंख्या भी वहां की सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। यूरोप महाद्वीप के सभी प्रमुख देशों में केवल इटली ही ऐसा था जिसके पास कोई उपनिवेश नहीं था। बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने तथा देश के औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु नवीन क्षेत्रों की आवश्यकता थी। पृष्ठ 28। नंबर 6, अन्य समस्याएं। उपरोक्त के अलावा निर्धनता, समाजवाद की भावना का प्रभाव, निश्चित विदेश नीति का अभाव, सीमित संसाधन आदि भी अनेकों समस्याएं इटली की सरकार के समक्ष उपस्थित हो गई थीं। देश में निरंतर अकाल, बाढ़ आदि दैवीय आपदाओं और बीमारियों के कारण जनता की आर्थिक दशा अधिक शोचनीय हो गई थी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लगाए गए करों के भार ने भी जनता के कष्टों को और अधिक बढ़ा दिया था। मजदूरों की निर्धनता और दयनीय आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर इटली में समाजवादियों ने अपने प्रभाव को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त पिछले दशकों में विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण इटली एक स्वतंत्र और निश्चित विदेशी नीति को विकसित करने में सफल नहीं हो सका था। सन 1870 के पश्चात इटली की सरकार के सम्मुख उपरोक्त सभी कठिनाइयां उपस्थित हुई थीं। संभवतः इसी कारण इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने सन 1870 में कहा था कि यद्यपि इटली संगठित और स्वतंत्र हो गया है, तथापि उसे महान और सुखी बनाना भी अभी शेष है। समस्याओं का समाधान अथवा इटली की गृह नीति 1871 से 1914। संवैधानिक एक तंत्र की स्थापना। नवीन इटली की रचना पिडमार्ट सर्डिनिया के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक ढंग से हुई थी। उसका निर्माता कावूर हृदय से प्रजातंत्रीय था। उसने प्रत्येक कदम जनमत के बल पर उठाया था। विक्टर इमैनुअल द्वितीय स्वयं एक संवैधानिक राज्य का संवैधानिक राजा था और सन 1871 में संयुक्त इटली का राजा बनने पर भी उसी रूप में बना रहा। संयुक्त इटली का संविधान कुछ थोड़े से परिवर्तनों के साथ पिडमार्ट सर्डिनिया का पुराना संविधान ही था, जो इंग्लैंड के संविधान की भांति संसदीय था। संविधान के अंतर्गत 2 सदनों वाले विधानमंडल के गठन की व्यवस्था की गई थी। उच्च सदन का नाम सीनेट था, जिसके सदस्यों को राजा द्वारा मनोनीत किया जाता था। विधानमंडल के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए होता था। मताधिकार संपत्तिवान तथा शिक्षित लोगों को प्रदान किया गया था। सम्राट देश के शासन का प्रमुख
तथा सर्वोच्च अधिकारी होता था। विधानमंडल के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। विधानमंडल तथा मंत्रिमंडल सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार इटली का सम्राट संवैधानिक अध्यक्ष था तथा शासन की संपूर्ण शक्ति सम्राट में निहित थी। एकता स्थापित करने का प्रयास। इटली में राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त असमानताओं, विसंगतियों और विभिन्नताओं को दूर करने तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने की दृष्टि से इटली की सरकार ने मुख्य रूप से आगे बताए गए कदम उठाए थे। नंबर 1, इटली के विभिन्न राज्यों में प्रचलित अलग अलग शासन पद्धतियों को समाप्त करके पूरे देश में एक समान केंद्रीकृत शासन लागू किया गया और सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से केंद्रीय शासन के अधीन किया गया। पृष्ठ 29। नंबर 2, पूरे देश में एक समान न्याय व्यवस्था लागू की गई। नंबर 3, इटली के सभी राज्यों में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना की गई और उन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। नंबर 4, रेल सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया। नंबर 5, विभिन्न राज्यों की सैन्य व्यवस्था को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर एक केंद्रीय सेना का पुनर्गठन किया गया। नंबर 6, संपूर्ण देश में अनिवार्य सैनिक सेवा को लागू कर दिया गया। नंबर 7, शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीयकरण की नीति को लागू किया गया। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास। इटली की विभिन्न समस्याओं में आर्थिक समस्या भी सर्वप्रमुख थी। एकीकरण के पश्चात पिडमांट सर्डिनिया ने विभिन्न राज्यों के ऋण अपने ऊपर ले लिए थे और यह ऋण राशि बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त सैन्य संगठन तथा विभिन्न निर्माण कार्यों पर अत्यधिक व्यय खर्च हो रहा था। इसके अतिरिक्त सैन्य संगठन तथा विभिन्न निर्माण कार्यों पर अत्यधिक धन व्यय हो रहा था। कम आय तथा अधिक खर्च के कारण घाटे को पूरा करने के लिए जनता पर नए नए कर लगाए गए। सरकार ने मठों की भूमि को छीनकर उसे भी बेच दिया। इन उपायों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया और सरकार को इस प्रयास में 8 वर्ष पश्चात सफलता प्राप्त हुई। सन 1879 में पहली बार राज्य के बजट से घाटा समाप्त हो सका था। पोप की समस्या का समाधान। जब इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पोप बायस नवम के साथ समझौता करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इटली की संसद ने 13 मई 1871 को पोप के अधिकारों की गारंटी का कानून बनाया। इस कानून के द्वारा पोप को इटली के सम्राट की भांति संप्रभुता के विशेषाधिकारों का आश्वासन दिया और कैथोलिकों को यह विश्वास दिलाया कि इटली की सरकार का पोप के धार्मिक कर्तव्यों पर नियंत्रण लगाने का कोई विचार नहीं है। पोप ने राज्य की क्षतिपूर्ति के रूप में 32,50,000 लीरा अर्थात 5 लाख से कुछ अधिक अथवा 48 लाख रुपए से कुछ कम पोप को वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। पोप ने इटली की सरकार द्वारा बनाए गए उपरोक्त कानून की सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया और कैथोलिक जनता को आदेश दिया कि वह इटली की सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करे। पोप तथा राज्य के मध्य उत्पन्न हुई इस संघर्षपूर्ण स्थिति का इटली पर बड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ा। कैथोलिकों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण राज्य को योग्य कैथोलिकों की सेवाओं से वंचित होना पड़ा। इस स्थिति के फलस्वरूप वर्षों तक यह भय बना रहा कि यूरोप की अन्य कैथोलिक शक्तियां पोप का पक्ष लेकर इटली पर आक्रमण न कर दें। किंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ दोनों पक्षों की वैमनस्यता कम होने लगी। सन 1905 के पश्चात पोप और सरकार के मध्य समझौता होने के फलस्वरूप स्थिति सामान्य हो गई। औद्योगिक विकास। सन 1870 तक इटली एक कृषि प्रधान देश था, किंतु एकीकरण के पश्चात सरकार ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। संपूर्ण देश में रेलवे लाइन का जाल बिछा दिया गया था। नवीन सड़कों का निर्माण करने के साथ साथ पुरानी सड़कों की मरम्मत भी की गई। पृष्ठ 30। बंदरगाहों का विकास किया गया। राष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण की नीति को लागू करने की घोषणा की गई। पर्वतों के
जल से बिजली बनाकर कोयले की कमी की पूर्ति की गई। इस प्रकार अनेक प्रकार के उपायों से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास। सम्राट विक्टर इमैनुअल तृतीय के शासनकाल में इटली के मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए आगे बताए गए कदम उठाए गए थे। नंबर 1, सन 1998 में वृद्धावस्था के लिए पेंशन तथा दुर्घटना एवं बीमारी के दिनों के लिए श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा योजना की व्यवस्था की गई। नंबर 2, सन 1902 में कारखाना अधिनियम बनाकर कारखानों में कार्य करने की दशाओं में सुधार किया गया। नंबर 3, 1908 में एक कानून बनाकर श्रमिकों के लिए सप्ताह में 1 दिन के अवकाश की व्यवस्था की गई। नंबर 4, श्रमिक संघों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। नंबर 5, मजदूरों के आपसी विवादों का समाधान मध्यस्थ के द्वारा कराने की दिशा में भी कदम उठाया गया। मताधिकार का विस्तार। इटली में उच्च तथा मध्य वर्गीय शासन के विरुद्ध साधारण जनता ने संगठित होकर अपना विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था। साधारण जनता की मुख्य मांग ये थी कि देश में पूर्ण राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए मताधिकार का विस्तार किया जाए। जनता की इस महत्वपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1882 में एक कानून बनाकर संपत्ति संबंधी योग्यता को कम करके मताधिकार का विस्तार किया, किंतु देश में साक्षरता के अभाव के कारण मताधिकार का विस्तार नहीं हो सका। सन 1912 में साक्षरता संबंधी योग्यता को भी हटा दिया गया और देश में पुरुष वयस्क मताधिकार को लागू कर दिया गया। इटली की विदेश नीति 1871 से 1914। ऑस्ट्रिया से संबंध। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया और उसके समर्थकों को इटली से निकाल कर ही इटली के देशभक्तों ने इटली का एकीकरण पूर्ण किया था। अतः दोनों देशों के संबंधों में कटुता का होना स्वाभाविक था। यह कटुता एकीकरण के बाद भी बनी रही, जिसका प्रमुख कारण परतंत्र इटली का मामला था। इटली के उत्तर पूर्व में एड्रियाटिक सागर के पास कुछ इटालियन प्रदेश थे, जिन पर अभी भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इटली की जनता अपने एकीकरण और स्वतंत्रता को उस समय तक अपूर्ण अनुभव करती थी जब तक इन प्रदेशों का संयोजन भी इटली राज्य में नहीं हो जाता। परंतु ऑस्ट्रिया इन प्रदेशों पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए तत्पर नहीं था। फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य तनाव बना रहा। इटली तथा ऑस्ट्रिया के मध्य कटुता का एक अन्य प्रमुख कारण था कि ऑस्ट्रिया समुद्र तट प्राप्त करने के लिए दक्षिण के भूमध्य सागर की ओर विस्तार करने का इच्छुक था, जबकि इटली इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में रखना चाहता था। परंतु जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने इटली को फ्रांस का भय दिखाकर जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के द्विगुट में सम्मिलित कर लिया था। इसके बावजूद यह मित्रता अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पृष्ठ 31। जर्मनी से संबंध। यद्यपि इटली के एकीकरण के कार्य में बिस्मार्क ने महान योगदान दिया था, तथापि बिस्मार्क इटली पर हृदय से विश्वास नहीं करता था। बिस्मार्क ने इटली और फ्रांस की संभावित मित्रता को रोकने के लिए ट्यूनिस प्रदेश के प्रश्न पर इन दोनों देशों के मध्य तनाव उत्पन्न करा दिया। फ्रांस ने सन 1881 ईस्वी में ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया। इस घटना से इटली में बड़ी निराशा हुई। इस कटुतापूर्ण वातावरण में उसने जर्मनी के साथ मित्रता का प्रस्ताव रख दिया। बिस्मार्क भी यही चाहता था। अतः उसने सन 1882 ईस्वी में इटली को जर्मनी व ऑस्ट्रिया के द्विगुट में सम्मिलित करके त्रिगुट का निर्माण किया था, किंतु यह मित्रता अस्वाभाविक होने के कारण स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी। बिस्मार्क के पतन के पश्चात इटली की जर्मन संबंधी नीति में भी परिवर्तन हो गया था। फ्रांस से संबंध। इटली की एकीकरण अभियान की अवधि में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण इटली की जनता फ्रांस से असंतुष्ट थी। फ्रांस के असंतोष का दूसरा कारण ये था कि फ्रांस की सेना ने लंबी अवधि तक रोम में पड़ाव डालकर इटली के एकीकरण के कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। इन दोनों घटनाओं के कारण सन 1870 तक
इटली और फ्रांस दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे थे। बिस्मार्क ने फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित करके इस तनाव को और अधिक बढ़ा दिया था, किंतु आगे चलकर इटली ने बिस्मार्क की कूटनीतिक चाल को समझते हुए फ्रांस के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। सन 1896 में ट्यूनिस पर इटली ने फ्रांस के अधिकार को स्वीकार कर लिया और सन 1898 में दोनों देशों के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा नौसिक संधि भी संपन्न हुई थी। इसके पश्चात इटली और फ्रांस के मध्य सन 1900 तथा सन 1902 में 2 अन्य संधियां संपन्न हुई। इन संधियों के अंतर्गत फ्रांस ने इटली को वचन दिया कि वह ट्रिपोली में इटली की कार्यवाही का विरोध नहीं करेगा। बदले में इटली ने आश्वासन दिया कि वह मोरक्को में फ्रांस के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नवंबर 1902 में इटली ने फ्रांस के साथ एक गुप्त समझौता करके उसे आश्वस्त किया कि यदि फ्रांस का किसी देश से युद्ध हुआ तो इटली तटस्थ रहेगा। सन 1903 में इटली के सम्राट ने पेरिस की यात्रा की, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। इसी प्रकार सन 1904 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने रोम की यात्रा की थी। इन राजकीय यात्राओं के फलस्वरूप दोनों देशों के आपसी संबंध मधुर और मित्रतापूर्ण हो गए थे। इंग्लैंड के साथ संबंध। इटली की स्वतंत्रता संग्राम के प्रति इंग्लैंड का दृष्टिकोण अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण रहा था। इस कारण इटली भी इंग्लैंड के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध बनाए रखने का इच्छुक था। सन 1882 में त्रिगुट संधि के समय इटली इंग्लैंड को भी इस संधि में सम्मिलित करने का इच्छुक था, किंतु जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो इटली ने संधि की शर्तों में एक धारा सम्मिलित करा दी कि त्रिगुट संधि का उपयोग कभी भी इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। सन 1887 में इटली ने इंग्लैंड के साथ एक समझौता करके आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बना लिया। इटली ने मिस्र में इंग्लैंड को अपना समर्थन प्रदान किया और बदले में इंग्लैंड ने ट्रिपोली में इटली के अधिकारों की पुष्टि करने का वचन दे दिया। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने भूमध्य सागर व्यवस्था को यथावत बनाए रखने का आश्वासन भी दिया था। रूस से संबंध। यद्यपि बिस्मार्क की कूटनीतिक चाल में फंसकर तथा अपनी राजनीतिक विवशता के कारण इटली ने जर्मनी व ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर त्रिगुट का सदस्य बने रहना स्वीकार कर लिया था, तथापि इन तीनों देशों के आंतरिक संबंध अच्छे नहीं थे। सन 1908 में जब ऑस्ट्रिया ने बर्लिन संधि का उल्लंघन करके बोस्निया व हर्जोगोविना पर अधिकार कर लिया, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के इस कार्य का विरोध नहीं किया, तो इटली इस घटना से असंतुष्ट हो गया। पृष्ठ 32। वह समझ गया कि त्रिगुट संघ में उसके हित सुरक्षित नहीं है, अतः वह धीरे धीरे रूस की ओर झुकने लगा। सन 1909 में इटली व रूस ने एक समझौता करके बाल्कान प्रदेश में यथास्थिति बनाए रखने का आश्वासन एक दूसरे को दिया। रूस ने ट्रिपोली पर इटली के अधिकार का समर्थन करने का वचन दिया। बदले में इटली ने बासफोरस और डर्डेनेलिस पर रूस के प्रभाव का समर्थन किया। परतंत्र इटली का प्रश्न और प्रथम विश्व युद्ध। इन दिनों तक परतंत्र इटली का प्रश्न स्थगित बना रहा, परंतु स्थिति में सुधार के साथ देश में परतंत्र इटली की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो इटली ने अपनी आंतरिक कठिनाइयों के कारण इस युद्ध के प्रति तटस्थ रहने की घोषणा कर दी। इसके साथ साथ इटली ने परतंत्र इटली के प्रश्न पर दोनों पक्षों के साथ बातचीत प्रारंभ कर दी। अंत में मई 1915 में लंदन की संधि के द्वारा परतंत्र इटली की समस्या के संबंध में आश्वासन पाकर इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और इंग्लैंड व फ्रांस के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। औपनिवेशिक नीति। इटली की सरकार अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान करने में व्यस्त रहने के कारण सन 1882 तक उपनिवेश स्थापना की दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकी। सन 1882 में त्रिगुट की सदस्यता ग्रहण करने तथा जर्मनी व ऑस्ट्रिया जैसे दो बड़े देशों से मित्रता हो जाने के पश्चात इटली की सरकार ने इस क्षेत्र में प्रयास प्रारंभ किया था। उत्तरी अफ्रीका में श्रेष्ठ क्षेत्रों पर
इंग्लैंड और फ्रांस अधिकार कर चुके थे, इसलिए इटली ने लाल सागर के पश्चिमी तट की ओर अपना ध्यान लगाया और 1885 में मसावा बंदरगाह तथा कुछ तटीय स्थानों पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात ट्रिपोली के संबंध में फ्रांस के साथ इटली का एक समझौता संपन्न हुआ। इस स्थान पर सन 1911 में इटली का पूर्ण अधिकार हो सका। ट्रिपोली का नाम परिवर्तित करके लीबिया रखा गया। इस प्रकार अफ्रीका में इरिट्रिया, इटालियन, सोमालीलैंड तथा लीबिया के उजाड़ प्रदेशों पर अधिकार करके इटली ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की तुष्टि की थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, एकीकरण के पश्चात इटली की सरकार के समक्ष कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी? उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया गया? प्रश्न 2, 1871 से 1814 के मध्य इटली की गृह नीति की विवेचना कीजिए। प्रश्न 3, 1871 से 1914 के मध्य इटली की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, एकीकरण के पश्चात इटली में पोप की ओर से क्या समस्या उत्पन्न की गई थी? प्रश्न 2, 1871 में इटली में तैयार किए गए संविधान की संक्षिप्त रूपरेखा बताइए। प्रश्न 3, 1871 के पश्चात इटली में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए वहां की सरकार ने क्या प्रमुख कदम उठाए थे? प्रश्न 4, 1871 के पश्चात इटली की सरकार ने श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए थे? प्रश्न 5, त्रिगुट संधि 1882 की प्रमुख शर्तों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 6, 1871 के पश्चात इटली की औपनिवेशिक नीति पर टिप्पणी लिखिए। पृष्ठ 33। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? नंबर 1, 1868 में। नंबर 2, 1870 में। नंबर 3, 1871 में। और नंबर 4, सभी तिथियां गलत है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अर्थात 1870 में। प्रश्न 2, एकीकरण के पश्चात इटली की प्रश्न 2, एकीकरण के पश्चात इटली का प्रथम सम्राट कौन था? नंबर 1, काबूर। नंबर 2, विक्टर इमेनुअल प्रथम। नंबर 3, विक्टर इमेनुअल द्वितीय। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 3, विक्टर इमेनुअल द्वितीय। प्रश्न 3, एकीकृत इटली के संविधान में विधानमंडल में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? नंबर 1, 2 सदन। नंबर 2, 3 सदन। नंबर 3, 1 सदन। और नंबर 4 सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अर्थात 2 सदन। प्रश्न 4, पोप के अधिकारों की गारंटी का कानून कब पारित किया गया? नंबर 1, 1871 में। नंबर 2, 1870 ईस्वी में। नंबर 3, 1873 ईस्वी में। और नंबर 4, 1875 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है नंबर 1 अर्थात 1871 ईस्वी में। प्रश्न 5, त्रिगुट संधि 1882 में निम्न में से कौन देश सम्मिलित नहीं था? नंबर 1, जर्मनी। नंबर 2, इटली। नंबर 3, ऑस्ट्रिया। और नंबर 4, रूस। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 अर्थात रूस। पृष्ठ 34।